आपका वास्ता जुर्म की दुनिया से जरूर रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ बुनियादी तौर पर आप एक अच्छे इंसान हैं। तुमने इसीलिए शादी से इनकार किया था ना? अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि माजिद के साइन कहाँ करवाने हैं? जी जरूर, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ साइन करना, और आपको भी साइन करना। मैं क्यों करने लगी साइन? आप एक काम कर सकते हैं मेरा। जी बताइए। माहीन, दानियाल और शहनाज को अपने पास रख सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, जब भी मैं कोई काम शुरू करने लगती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। कोई बात नहीं मैडम, वो कहते हैं ना जितनी देर उतनी खैर। ये बिल्कुल फजूल किस्म की बातें होती हैं और मेरे लिए तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये सारी बातें जो है ना फजूल और निकम्मे लोगों की फैलाई हुई होती हैं। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों के काम में रोड़े अटकाते हैं। लेकिन मैडम, बुजुर्गों की कई हर बात में हिकमत होती है। वैसे मुझे ना इस बात में कोई हिकमत नजर नहीं आती है। अच्छा चलो मुझे तुम एक बात बताओ, एक आदमी भूखा हो और उसे 2 टाइम का खाने को कुछ ना मिले और जब उसे 2 दिन के बाद खाने को मिले तो उसमें खैर क्या है? अब कागजात पर साइन तो माजिद के ठीक होने पर ही होंगे ना? जी बिल्कुल, लेकिन इन सिग्नेचर से फर्क क्या पड़ेगा? जो फर्क पड़ना है ना उसकी अहमियत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि आप कुछ और कर रही हैं, लेकिन शो कुछ और करा रही। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ऐसा ही है? जी हाँ, आप औरत जरूर हैं, लेकिन मर्दों वाला हर काम करती हैं आप। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या तंज? तारीफ ही समझ लें, क्योंकि मुलाजिम तंज नहीं कर सकता अपने मालिक पर। वो तो अच्छा हुआ कि उसे पहले से पता चल गया। माजिद उसके काम से मुतमईन नहीं है। रहने दे अबू, माजिद को आदत होगी है बहाने बनाने की। अगर कोई गड़बड़ है भी तो पहले मालूमात हासिल कर ले। बेटा जब माजिद कह रहा है कि काम ठीक नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अबू ये क्यों नहीं कहते कि वो कोई काम करना ही नहीं चाहता? अब काम में रिस्क तो होता ही है ना। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे भी जिस काम को दिल ना माने उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी अबू माजिद को समझाएं आप, फाखरा अपना बिजनेस उसको सौंप रही है, वो भी मुनाफा देता हुआ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में तो सोच लें। बेटा अक्सर शॉर्टकट की वजह से अक्सर जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। अगर वो नहीं चाहता तो उस पर दबाव मत डालो। क्यों ना डालूं? सारी जिंदगी गुजर गई छोटी छोटी चीजों के लिए सिसकते हुए। ऐसा मत कहो बेटा, जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमें मिलता ही है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। उसके पीछे मत भागो। अबू दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो कितना नाशुक्रापन करते हैं, फिर भी अल्लाह उनको नवाजता है। बेटा ये तो अल्लाह का निजाम है, वो जानता है किसको क्या देना है। इस मामले में हम तुम क्या कह सकते हैं? लेकिन आप फिर भी माजी से कहें कि वो कारोबार को अपने हाथ में ले ले। अगर कुछ गलत है भी तो उसे खुद से ठीक कर ले। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। अम्मा मैंने नईम को फोन कर दिया था, वो आते हुए आपके लिए मछली लेकर आएंगे। जी तीरे मेरी बच्ची, बहुत जी चाह रहा था मछली खाने का, और वो भी फ्राई। हाँ हाँ अम्मा फ्राई ही लेकर आएंगे। ये बताओ कि तुम्हारे ससुर का चक्कर क्या है? कुछ है भी इसके पास कि फोकट में तुम लोगों से खिदमत करवा रहा है? अम्मा सच्ची बात तो अल्लाह को ही पता है, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अब्बा जी के पास बहुत दौलत है। अरे भोली बच्ची, अगर सब कुछ इसके पास होता तो पहले पता ना चलता। मुझे तो ये सब ड्रामा लग रहा है। अम्मा अगर ये सब ड्रामा हुआ ना तो देखना मैं अब्बा जी का वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब मैं आ गई हूँ ना तो सब सही हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। अम्मा अब्बा जी के दोस्त बहुत चालाक हैं, वही तो उनको सारी चालाकियाँ सिखा रहे हैं। अरे ये कोई नन्हा बच्चा है क्या, इसे कुछ सिखा रहा है और ये सीख रहा है? अरे ये तो खुद बहुत चालाक है, शक्ल से ही मीसना लगता है। वैसे अम्मा जी अब्बा इतने खराब हरगिज नहीं है। सब जानती हूँ, बहुत ही घुन्ना है तुम्हारा ससुर। सब कुछ जानते हुए भी मजाल है कि एक लफ्ज मुंह से निकल जाए। अम्मा तुम खुद अब्बा से बात करो और पता करो कि असल मामला क्या है। अब्बा जी के पास दौलत है या नहीं, इस बात का अंदाजा तो अम्मा सिर्फ तुम ही लगा सकती हो। वो तो मैं 1-2 दिन में पता कर ही लूंगी।
अरे अंजुम जी, हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि चोट लगी कैसे। तुम हमेशा से ही ऐसे हो। अगर तुम कल साइन कर देते तो आज उस बिजनेस की मालकिन मैं होती। पता नहीं फाखर ने अगर अपना इरादा बदल दिया तो। अरे भाई आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारे नसीब में हुआ ना हमें ही मिलेगा। मेहनत करने से नसीब बदलते हैं। तुम्हें बिना मेहनत के मिलने जा रहा था और तुमने वो भी मौका ज़ाया कर दिया। अरे आप बात को समझ नहीं रहे हमारी। असल में हम ये कहना चाह रहे थे कि हम कैसे कोयटा में अकेले रहेंगे। आपको तो पता है ना कि हम आपके बिना नहीं। रहने दो, आप कोई ड्रामा नहीं करना मेरे साथ। तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे सारे ड्रामे मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अंजुम जी पता है हमें आपसे सिर्फ एक ही शिकायत, आप हमारी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं। इसलिए कि कभी तुमने मुकम्मल तौर पे समझाने की कोशिश नहीं की। अगर मुझे पूरी बात बताओगे तो ही समझूंगी ना मैं। अंजुम जी, हमारे साथ को अच्छा खासा अरसा गुजर चुका है। अब इतना अरसा गुजरने के बाद भी समझाने की जरूरत पड़ती है क्या? तुम बात को आधा अधूरा क्यों छोड़ देते हो? पूरा सच बताया करो ना। अरे आप सुनती कब हैं? अच्छा कहो, क्या कहना है? हम आपको ये बता रहे हैं जी कि हम काम नहीं करेंगे अब। जब तुम्हें मेरे साथ कोई काम नहीं करना है तो इस तरह औरतों की तरह मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? क्या हो गया फाखर जी? अरे भाई हम तो अंजुम जी को ये बता रहे थे कि हमारे हाथ में चोट लग गई है जिसकी वजह से हमसे काम नहीं हो रहा है। हाँ, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हर डरामी की आदत पड़ गई है? मुफ्त खाने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है और मेहनत जो है ना वो तो तुमने करनी नहीं है। देखें, अगर हम आपके साथ यहाँ रहते हैं ना तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप हर बात पे हमें जलील करती रहें। तुम इसलिए मेरे साथ रहते हो क्योंकि तुम्हें अपने साथ कोई रखता नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं, हम उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। आपने ज्यादा तंग किया ना तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारी पहली बीवी खुद तुम्हारे बाप के दोस्त के घर में रह रही है, तुम क्या उधर जाके रहोगे? वो आपका मसला नहीं है। तुम सीधी तरीके से मुझे बताओ, तुमने मेरे साथ काम करना है कि नहीं? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त कि आप हमारी बॉस नहीं होंगी। क्यों? तुम्हें मेरे बॉस बनने पे क्या एतराज है? हमें यह एतराज है कि आप ना तो अच्छी बीवी हैं और ना ही अच्छी बॉस। सुन लिया आपने? मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ऐसी ही हूँ, समझे तुम? और तुम्हारे पास ना कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हें तो मेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यही तो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा अपना। दोनों ऑप्शन जो है ना हमारे लेकिन नौबत यहां तक पहुंची कैसे? तुमने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब क्या होगा? तुम एयरपोर्ट पर हो? फ्लाइट कब है? राहिल, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो मुझे पहले बताते ना तो मैं वहां आ जाता, फारिया को समझाता। अब तो बहुत मुश्किल है ना। अब तुमने फ्लाइट पकड़ ली है, तुम आओ यहां तो फिर बात करते हैं। क्या बात है यार कमाल, ये राहिल अचानक पाकिस्तान क्यों आ रहा है? यार क्या बताऊं, दोनों में झगड़ा हो गया है। फारिया ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। घर से निकाल दिया है? और वो भी शौहर को? हाँ, वो तलाक मांग रही है राहिल से। है? ये कैसे हो गया? यानी मियाँ बीबी के झगड़े इतने बढ़ गए कि नौबत यहाँ तक आ गई? यार असल सूरत हाल तो जब मालूम होगी जब राहिल यहाँ आएगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, वो दोनों तो इतने खुश थे, आइडियल थे। खामोश और पुरसुकून पानी की तह में कितने तूफान छुपे हैं, इसका अंदाजा कमाल बहुत मुश्किल होता है। यार मैंने तो उन्हें हमेशा खुश और खुरम देखा है। चलो राहिल को आने दो, उससे ही असल बात मालूम होगी। हाँ यार, मैं तो परेशान होकर रह गया। नहीं, कमाल बात तुम्हारी सही है, वाकई है तो बात परेशानी की है, मगर हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं? अच्छा यार, वो सिद्दीक नहीं आया अभी तक? हाँ यार, वो कह तो गया था कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, मगर आया नहीं अब तक। अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा अंजुम से मिल। यार अब आराम मेरे नसीब में नहीं है। जिसकी बेटी
अपने शौहर से तलाक मांग रही हो, भला वो कैसे आराम से रह सकता है? बात तो वाकई बड़ी परेशानी की है। मगर यार देखो, ये दुनिया है, यहाँ इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। आदमी को दिल नहीं छोटा करना चाहिए। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करे। फाखरा की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई प्लान था जो नाकामयाब हो गया। आपका क्या ख्याल है, क्या प्लान हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि फाखरा बहुत ही ज्यादा चालाक और शार्प औरत है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। क्या मतलब? देखो ना, मर्दों के इस माशरे में एक से एक बड़ा बिजनेसमैन पड़ा है। उन लोगों के बीच में किसी औरत का अपना बिजनेस जमाना, अपना सिक्का मनवाना, ये कोई आसान बात नहीं है। आप बहुत मुतासिर नजर आ रहे हैं फाखरा जी से। हाँ हूँ, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा माजिद? तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम और फैसला कैसे हो सकता है? आप यकीन माने कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी डोरे जो है ना, वो औरतों के हाथ में वही हिलाई जा रही हैं। तो ये भी सारी तुम्हारी अपनी गलती है। कितनी हंसी खुशी हम अपनी जिंदगी एक साथ गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुमने वो कर लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंजुम जी, कब तक यूं माजी में अटकी रहेंगी आप और हमें ताने देने के बहाने तलाश करती रहेंगी? यही तो मसला है। अगर तुम्हें कुछ कहो तो तुम्हें बुरा लग जाता है। बुरा लगने की बात नहीं है अंजुम जी, हम उन दोनों का जिक्र पसंद नहीं करते। और फिर हम आपसे माफी तो मांग चुके हैं ना, और आपके सामने शर्मिंदा भी है। हमारे माजी का अक्स हमारे हाल से जुदा नहीं होता। हाँ ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। खैर, अब इस बहस में पढ़ने से क्या फायदा? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप इस जिक्र को मत छेड़ें और ना ही पुराने जख्मों को खरीदने की कोशिश करें। चलो छोड़ दिया इस बहस को, लेकिन अब की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पहले तुम्हें ज़ेब ने अपने जाल में फंसा रखा था और अब फाखरा ने। दोनों के दोनों होते जराइम पेश है। वैसे फाखरा जी पे अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। और कैसे तय होगी? तुमने खुद ही तो बताया था कि वो ड्राई फ्रूट की आड़ में स्मगलिंग करती है। वो तो उन पर इल्जाम है। हाँ ये ठीक है कि उन पे शक तो हमें भी है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब वो जो अपना बिजनेस तुम्हारे नाम कर रही थी, उसका क्या? अरे वो तो हमने ही रोक दिया उन्हें, वरना वो तो तैयार बैठी थी। यानी कि उसने तुम्हें फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो अच्छा हुआ कि महविश जी ने हमें बचा लिया, वरना हम तो फंस जाते। महविश? एक और औरत? माजिद तुम कब सुधरोगे? नहीं वो हम तो आपने अपने आने की इत्तला तो दी होती, मगर इत्तला के आप चलिए। तो क्या अब मुझे अपनी बेटी के घर आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपा? आपा? ये आपा किसको कह रहे हो तुम? तुमसे उम्र में खासी छोटी हूँ। नाम लिया तो मेरा नाम। जी ठीक कह रही हैं आप शमीम बेगम साहिबा। शमीम बेगम नहीं, शमीम आरा। जी। अच्छा ये बताओ, घर के कागजात तुमने बैंक में क्यों रखवा दिए? क्या मेरी बेटी पे भरोसा नहीं है या अपने बेटे पर? भाई मेरी चीज है, मेरी मर्जी जहाँ भी रखूं। ऐसे कैसे मर्जी? ये घर मेरी बेटी का है। शराफत से फाइल मेरी बेटी के हवाले करो और घर उसके नाम करो। भाई ऐसे कैसे करवाऊं? ये घर मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है, और फिर मेरे बाद तो मेरे बेटे के ही नाम होगा ना। ऐसे कैसे करोगे अपने बेटे के नाम? देखती हूँ मैं। हाँ तो तुम एक काम करो, तुम अपना घर क्यों नहीं कर देती अपनी बेटी के नाम? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, इसका भी अब बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जब कहें, मैं रेडी हूँ। एक तो मुझे माजिद की समझ में नहीं आती, उसने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है, और अगर नहीं करना है तो मैं किसी और बंदे का बंदोबस्त कर लेती हूँ। नहीं मैडम, वो माजिद भाई को चोट लगी है ना, सिर्फ उस वजह से परेशान है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम माजिद के साथ जाओ और उसके एक्सरे करवाओ, पता तो चले कि उसे कितनी गहरी चोट लगी है। जैसा आप कहें। मैंने भी ऐसी सुना है कि बड़े मियाँ की तबीयत साफ हो गई। अम्मा क्या जरूरत थी अब्बा जी को इतनी बातें सुनाने की? अभी तो गधे को बाप बनाने वाली कहावत पर भी अमल करना था। अगर अब्बा जी बिदक गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं हूँ ना, ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी कि पानी भी नहीं मिलेगा। अम्मा तुम नहीं जानती, अब्बा जी नाराज होकर चले गए थे, कितनी मुश्किल से वापस लेकर आए थे हम दोनों उन्हें। बेकार लेकर आए उन्हें, उनके पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो, तुम लोग बेवकूफ बनते चले जा रहे हो। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मा। ये तुमने अच्छा तोता पाल लिया है, जरा सी चोट को ना तुमने इतना बड़ा अजाब बना लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिन लोगों को चोट लग जाती है क्या वो माजूर हो जाते हैं? वो कोई काम धंधा नहीं करते? जिसको चोट लगती है ना उसे ही पता चलता है तकलीफ का। आपको चोट लगती है ना तब पता चलता है आपको, लेकिन हाँ आपको तो जरा सी तकलीफ होती है सर में, पूरा घर आसमान पर उठा लेती हैं। ये सारे ना काम से जान छुड़ाने के बहाने माजिद साहब, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिल्कुल स्कूल जाने वाले उन बच्चों की तरह जिन्हें रोज स्कूल जाने के टाइम पर ना पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमें तो लग रहा है कि ये आप अपनी कहानियां सुना रही हैं। अगर मैं स्कूल जाने से जान छुड़ाती ना तो आज मैं कामयाब बिजनेस वूमेन नहीं होती, तुम्हारी तरह होती। फिर अच्छा परवीन बेटा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जा रहे हो ना तो घर की फाइल भी लेते आना। यहाँ चोर नहीं बसते, अपनी चीजें अपने घर में रखनी चाहिए। मेरी चीज है भाई, उसे जहाँ चाहूँ रखो। आप कौन है? अम्मा आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। अगर अब्बा जी हमें फाइल नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम तो बस उनकी खुशी में खुश हैं। अच्छा बेटा तुम वो नईम को बता देना, मैं चलता हूँ। हाँ वो सलीम कहाँ है? अब्बा जी वो पड़ोसन के घर पे है। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया कि ज़ैनब के यहाँ सलीम को मत भेजा करो, उसके बच्चे गालियां बकते हैं। खुद बात मानो नहीं और हमसे तवक्को रखते हो कि हम तुम्हारी सारी बात माने। माजिद तुम ज्यादा अरसे इस खेल से अपने आप को बाहर नहीं रख सकते। बेहतर होगा कि तुम फाखा से साफ साफ कह दो कि तुम इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते। वो अगर इस काम में इतने खतरात हैं तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने आप को वक्त के हवाले करो। आपका मशवरा सर आपके पर अब्बा जी, लेकिन हम एक मुश्किल में पड़ गए हैं। कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ, कभी अक्ल गालिब आ जाती है तो कभी लालच। इसीलिए तो आपके पास आए कि आपसे बात कर सकें, आप कोई मशवरा दें। देखो बेटा मेरी बात सुनो, दो कश्ती के सवार को एक न एक दिन डूबना होता है। बेटा अक्ल ये कहती है कि जिस कारोबार में इज्जत जाने का खतरा है उसे छोड़ दो। मैं तो भाई तुम्हें यही मशवरा दूंगा, आगे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अरे परवीन बेटा। जी अब्बा जी। बेटा मेरा एक जोड़ा इस्त्री कर दो, मुझे मिर्जा और कमाल से मिलने के जाना है। अब्बा जी क्या जरूरत है जाने की? अरे यार उसका कमाल का फोन आया था, पता नहीं कोई जरूरी काम है शायद। कर लेंगे वो खुद ही, आप क्यों जा रहे हैं? भाई मेरा दिल घबराने लगा है, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। आपको भी न जाने अब्बा जी बैठे बैठे क्या सोचती है। वैसे जरूरत क्या है जाने की? बेटा वो मेरे दोस्त हैं, मेरे दुख दर्द के साथी हैं, और हर्जी क्या है, अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ कौन सा काम रुक जाएगा। अब्बा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके ये मुफ्तखोरे दोस्त। आप उन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देते? अच्छा खासा किराया मिलेगा हमें, इतने सारे काम हो जाएंगे हमारे। अब्बा जी आप भी बहुत सीधे हैं, आपके ये मुफ्तखोरे दोस्त आपके पैसों पर नजरें जमाए बैठे हैं। परवीन उन लोगों के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, और मैं अपने आप को एहसान फरामोश कहलवाना भी नहीं चाहता। वो मेरे दोस्त हैं, मुफ्तखोरे नहीं है।
अब्बा जी आप भी बहुत सीधे इंसान हैं। आपके ये मुफ्तखोरे दोस्त आपकी दौलत पर नजरें जमाए बैठे हैं और आपके पैसे बटोरते रहते हैं। अरे मेरे पास है ही क्या देने के लिए, खर्च करने के लिए, तो वो बटोरेंगे। क्यों नहीं है? ये घर वो घर जहाँ अंकल कमाल रहते हैं, आपका बिजनेस, इतना सब कुछ तो है। अच्छा भाई, तुम्हारी बातें अपनी जगह, मगर मैं जरूर जाऊंगा। खस्तागुल में हैदराबाद जाके करती भी क्या? गुलशेर वहां आ ही नहीं रहा था। मैं तो खुद चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह मैं इस नेटवर्क से निकलूं, लेकिन मैं क्या करूं? माजिद ने टाइम पे गड़बड़ कर दी है। कौन हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहा तुमने? अच्छा अच्छा, ज्यादा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोचती हूँ फिर बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं उससे करती हूँ बात। ओके ना। कितनी परेशानी में फंस गई, एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा। माजिद, फिर क्या हुआ? जमाल मियाँ का कोई फोन आया? नहीं, जमाल से तो बात नहीं हुई, लेकिन सर से जरूर बात हुई है। वो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि जमाल ने दूसरी शादी नहीं की। वो ये सब कुछ मुझ पे प्रेशर डालने के लिए कह रहा है। अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब एक काम करें, आप फौरन वापस चले जाएं। इस तरह तमाम दूरियां दूर हो जाएंगी। नहीं माजिद साहब, अभी नहीं जा सकती। अभी कुछ काम है, बाद में जाऊंगी। देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। अब देर नहीं होगी। तुमने इस बुढ़े को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। तुम उसकी इतनी ज्यादा सुनने लगी हो। अम्मा तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? एक बार अब्बा जी सारी दौलत हमारे नाम कर देना, तुम देखना फिर मैं उनका क्या हशर करती हूँ। तो क्या उस वक्त तक इसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहोगी? मजबूरी है अम्मा, वरना तुम क्या समझती हो, जवाब देने के लिए मेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? ऐसा जवाब दूं कि तबीयत साफ हो जाए उनकी। रहने दो, इसके पास कुछ नहीं है। ये बेवकूफ बना रहा है और तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। अम्मा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मुझे बातें सुनाओ, बल्कि इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी मदद कर सको। तुम तो उल्टा सारा गेम खराब कर रही हो। ए लड़की, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम। अम्मा मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस तुम उनसे उलझो नहीं। अगर एक दफा अब्बा वहाँ जाके बैठ गए ना तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम करो लल्लो पच्चो और तुम करो खुशामद, मुझसे नहीं होती। बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मेरा तजर्बा कहता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी ये बात तुम लिख कर रख लो। अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं आप? खैरियत तो है? तो भाई किसी काम से जा रहा हूँ। तुम्हें कोई काम है क्या मुझसे? नहीं नहीं अब्बा जी, अगर आप बेहतर समझें तो मैं आपको छोड़ दूँ। ना बेटा, तुम घर ही में रहो। तुम्हारी सास आई हुई है, तुम और तुम्हारी बेगम मिलकर उनकी खिदमत करो। अरे अब्बा जी आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे मैं आपका सगा बेटा नहीं, सौतेली औलाद। आखिर मुझसे गलती क्या हुई अब्बा जी? अरे भाई मैं कमाल के घर जा रहा हूँ, यही सुनना चाहते हो ना? यार मैं ये रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया। पहले तो तुम्हारी बीवी थी, अब तुम्हारी सास, जिनकी तो जबान का कुछ पता नहीं। इस कदर जहालत मुंह से उनकी निकलती है। मुझे तो लगता है कि खुदा वास्ते का बैर है मेरा उसका। अब्बा जी आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाके सर फोड़ूं? आप अलग नाराज हैं, उधर परवीन मुंह बना के बैठी है। आखिर ये दोनों माँ बेटियां किसी की सुनती? जब तुम्हारी घर में सुनी ही नहीं जाती तो बेहतर है कि मैं कमाल के यहाँ जाके रहूं जब तक तुम्हारी सास यहाँ पे है। अरे अब्बा जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं परवीन से बात करता हूँ। भाई देखो, बात अगर परवीन से करनी है तो परवीन को और उनकी अम्मा को
ये बात समझा देना कि मैं वो घर की फाइल बैंक से नहीं निकालूंगा, और अगर ज्यादा तंग किया ना तो मैं ये घर ट्रस्ट को दे दूंगा। नहीं नहीं अब्बा जी, इस तरह मत कीजिएगा, मैं परवीन से बात करता हूँ। आप फिक्र क्यों करते हैं? बेटा जी मुझे फिक्र नहीं करनी, अब फिक्र तुम करो अपनी फिक्र। लानत भेजो फाखरा पर, हमें नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिससे घर का सुकून और दिल का चैन चला जाए। अरे अंजुम जी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, ऐसी कौन सी अजीब बात कह दी मैंने? माजिद तुम मेरे शौहर हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अंजुम जी आप वाकई में हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं? लो, इसमें मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? माजिद तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज मुझे और कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ, कल को हमारा बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा तो हमारे पास भी सारी दौलत होगी। इंशाल्लाह। यार सिद्दीक, परवीन की माँ तुम्हारे घर के मामलात में क्यों दखल दे रही है? भाई कमाल, असल में उन दोनों मियाँ बीवी ने उसे इस बात की इजाजत दी है। और भाई अब तो कुछ वो पूछने भी लगे हैं मुझसे, वरना तुम्हें तो पता है मेरा तो हाल ये था, हैसियत मेरी एक लकड़ी की पड़ी हुई कुर्सी की तरह थी घर में, बल्कि उससे भी कम थी। यार तुम ढीलापन मत दिखाओ सिद्दीक, उस औरत को घर से फौरन चलता करो। यार कमाल, वो परवीन की माँ है। होने दो भाई, घर तो तुम्हारा है ना, उसे फौरन कहो कि घर से जाए। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम उसे शट अप कॉल दो, साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारे घर के मामलात में टांग ना अड़ाए। यार मैंने नईम से तो कह दिया है। नईम से क्यों कह दिया? तुम बराह रास्त उसकी सास से बात करते हैं, क्या तुम उससे डरते हो? अरे बात डरने की नहीं है भाई कमाल, मैं तो बस ये लड़ाई झगड़े से घबराता हूँ, और अगर मैंने उससे कुछ कहा भी तो परवीन जो है वो घर में एक हंगामा खड़ा कर देगी। भाई करने दो उन्हें, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। और याद रखो, अगर तुमने किसी किस्म की लचक दिखाई तो वो दोनों शेर बन जाएंगे। यार वो मकान की कागजात का क्या करूं? साफ इनकार कर दो, कह दो कि तुम्हें उन पर एतबार नहीं है, तुम कागजात नहीं दे सकते। यार भाई कमाल, इससे तो झगड़ा हो जाएगा। तो हो जाने दो यार, इस झगड़े का फायदा तुम्हें ही होगा। यार कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ही हो जाए। अरे पहले से कम ही नुकसान होगा ना यार। बाजी आप खुद बताइए, हम कैसे इस आग में हाथ डाल दें? वाकई ये बड़ी खतरनाक बात है। मुमकिन असल बात ये ना हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई हो। अब्बा जी, हमें जिन्होंने ये बात बताई है वो खुद इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और काफी अरसे से इस नेटवर्क के पीछे हैं। वो तुम्हारे ख्याल में अगर फाखरा वाकई मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्विस है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अब्बा जी, यही तो मुश्किल है कि उन्हें हमारे नाम का शेल्टर हासिल है। अगर वो पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। कोई इस बात का एतबार नहीं करेगा कि हम इन सब बातों से लाइल थे। भाई ये मसला तो खासा तशवीशनाक है। ये बताओ तुम करना क्या चाहते? अब्बा जी, फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस पे साइन करें ही नहीं, ताकि हमारा उस बिजनेस से कोई ताल्लुक ही ना हो। यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते? क्या बात करें अब्बा जी, वो तो उल्टा हमें बोल रही हैं कि एक तो मैं तुम्हें अपना कारोबार सौंप रही हूँ और तुम उल्टा मुझ पे शक कर रहे हो। तो फिर ऐसा करो कि तुम इस काम की ठीक तरह से मालूमात हासिल करो। जब तुम्हारे हाथ सबूत लग जाएं, फिर फाखरा को बेनकाब करना। अरे नहीं अब्बा जी, नहीं, बहुत मुश्किल काम। आपको पता है ना, इन लोगों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक होते हैं। क्या हो रहा है? आओ भाई, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब से दानियाल आया है तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं यही तो होती हूँ। तबीयत कैसी है दानियाल? पहले से बेहतर है। बहुत खुश नजर आ रही हूँ। हाँ, दानियाल जो वापस मिल गए हैं, वरना मेरे दिल में अजीब से वसवसे हो रहे थे।
इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आराम से गांव वापस जा सकती हूँ। अरे इसमें आपके गांव जाने की बात कहाँ से आ गई? तुम अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगी, मैं क्यों तुम्हारे लिए रुकावट बनूं? इस जिंदगी को एंजॉय करो, इन लम्हात से खुशियां कशीद कर लो। इस जिंदगी पे आपका भी तो हक है। अगर आप अपनी जिंदगी से ये बोरियत उतार देना तो आप इसे खूब एंजॉय कर सकती हैं। मेरे नसीब में खुशियां नहीं है, तभी तो मेरा घर नहीं बस सका। ना नजीर मिला और ना खालिद का साथ। इन बातों का इल्जाम आप खुद को क्यों देती हैं? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। और क्या हम किसी की जिंदगी ज्यादा कर सकते हैं? नहीं ना। ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है। तुम यहाँ पर थी इसीलिए मैं यहाँ था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे कहीं भी चले जाना मुनासिब नहीं है हबीब। पहले आप अपना ठिकाना तो कर लें, फिर जहां मर्जी आए चले जाइएगा। मर्द के लिए अपना ठिकाना तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है महविश? कर लूंगा ये भी। तुम अपनी बात करो, तुम कहाँ जाओगी? फिलहाल तो कहीं भी नहीं। मैं जज्बात के हाथों मजबूर होकर फैसला करने की आदी नहीं हूँ। जो कुछ भी करूंगी बहुत सोच समझकर और देखभाल के करूंगी। बिल्कुल, जैसे मुझसे शादी का फैसला किया था, मुझसे मोहब्बत का फैसला किया था, वैसे। क्या हबीब, क्या आप मेरी एक छोटी सी भूल को भूल नहीं समझ सकते? उसको फरामोश नहीं कर सकते? मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते? एक भूल? तुम्हें पता है महविश, तुमने मेरी सारी जिंदगी बदल के रख दी। तुमने मुझे एक कानून पसंद शहरी बना दिया। मैंने शराफत की जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे महविश। एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशियां ही खुशियां थी, मुस्कुराहटें थी। लेकिन महविश, तुमने मेरे वो सारे ख्वाब तोड़ दिए। आग लगा दी तुमने मेरी सारी खुशियों को। दिल ही तोड़ दिया मेरा। तुम कहती हो मैं तुम्हारी उस भूल को फरामोश कर दूं? छोटी सी गलती थी तुम्हारी। महविश, अफसोस है मुझे। साईं, मैं तो दानियाल को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उनके सर पे तो अपनी बहन के कत्ल और अम्मी की खुदकुशी का सदमा सवार है। पागल हो गया क्या वो? अल्लाह ने उसकी जान बचा ली है। उससे कहो कि अपनी नई जिंदगी जिए। मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं कह सकती? माहीन वो तुम्हारा शौहर है। उसे बताओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम कितनी परेशान थी। वो सब जानते हैं, लेकिन अब कोई ना समझे तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है, फिर मैं उससे बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। बेकार है साईं। सरदार खान का कुछ पता चला कि वो कहाँ पे है? ना ही मुझे पता है और ना ही मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्यों? इसलिए माहिन कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। साईं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमद बेकसूर है और वो हमारी वजह से जेल में है। तुम्हारा मतलब है कि? जी, मेरा मतलब ये है कि हम पर ये सब मुसीबतें उसी वजह से हैं कि हमने एक बेगुनाह को उसके ना करदा गुनाहों की सजा दे रखी है। माहिन, इस सिलसिले में तुम दानियाल से बात करो। अगर वो अपना केस वापस ले लेगा तो अहमद बाहर आ जाएगा जेल से। ठीक है साईं, मैं दानियाल से बात करके देखती हूँ।
कहाँ थे तुम? यही घर में। आप बताएं, कोई काम है तो बताएं। मैंने अपना सारा काम कारोबार माजिद के नाम कर दिया है और वकील से डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन माजिद है कि तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बात तो मैं जानता हूँ। माजिद भाई इस काम के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उसे राजी होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये बात तो है। वैसे मैंने गार्ड से भी कह दिया है कि माजिद को घर से बिल्कुल भी बाहर न जाने दें। अगर वो जाने की कोशिश भी करे ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। पर ये तो जबरदस्ती का सौदा हुआ। कुछ भी हो, लेकिन उसे करना तो पड़ेगा। मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ूंगी नहीं। तानिया, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं? आप उन सब नाखुशगवार बातों को भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मेरी माँ मर गई? किसी को नहीं पता कैसे। कैसे भूल जाऊं कि मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली और उसकी भी वजह किसी को नहीं पता। तो अब आप क्या चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह करके तो आप वापस आए हैं, अब फिर से उसी आग में कूदना चाहते हैं? देखो माहीन, मुझे हर बात का पता चला है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। अहमद साईं को आप इस सारे केस में बेकसूर समझ रहे हैं क्या? नहीं, असल फसाद की जड़ अहमद शेख ही है। अहमद साईं का तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, और सरदार खान से आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो आप इस सब में क्यों पड़ रहे हैं? माहीन, मैं अपने आप से कैसे आंख मिलाऊंगा कि मेरी माँ और बहन का खून हुआ और मैंने कातिलों को माफ कर दिया। तानिया, जब हमें कातिलों का कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या दीवारों से सर टकराते फिरेंगे? माहीन, मैं अपनी माँ और बहन के कातिलों का पता लगा कर रहूंगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। मैं साथ देने से कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन इस सब का कोई फायदा भी तो हो। माहीन, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये लोग तो जिंदा हैं इसी जमीन पर, दंदनाते फिर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ये कोई जबरदस्ती है? तुम उसे साफ साफ कह दो कि मुझे नहीं संभालना ये बिजनेस। अरे अंजुम जी, हम उनसे कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है ना। कहती हैं मैं आकर देखूंगी, तुम ड्राई फ्रूट का बिजनेस संभाल लो। तो तुम्हें पता है कि उस बिजनेस की आड़ में 2 नंबर काम होता है, तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते? अरे अंजुम जी, आपको पता नहीं है हमारी जान को खतरा है, और इस तरह के काम करने वालों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक होते हैं। माजे, तुम किसी तरह वहां से निकल आओ। अगर एक बार इस चक्कर में पड़ गए ना तो फिर फंसते चले जाओगे। हमें मालूम है ये बात, इसीलिए तो परेशान है। तुम हबीब से मदद लो, या फिर उस लड़की से जिसने फाहरा की हकीकत बताई तुम्हें। मसला ये है कि हम सब इसी घर में एक छत के नीचे, जब तक बाहर से कोई मदद नहीं आएगी ना, कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी, तो ये ख्याल तो तुम अपने दिल से निकाल ही दो। जी जी, अच्छी तरह जानते हैं हम ये बात। खैर, देखते हैं कब तक और कैसे बचा जा सकता है। ख्याल से माजे, तुम अच्छे हो या बुरे, लेकिन हो तो मेरे शौहर। अल्लाह ना करे कि तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। चले, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहमद साहब के 2 चेहरे हैं, एक वो जो नर्म दिल और नर्म जुबान बोलने वाला, और दूसरा वो जो कीना परवर और अपने दुश्मन को कभी नहीं माफ करने वाला। लेकिन फाखरा जैसी औरत बहुत समझदार है, उसे ठंडा करके खाने की आदत है। जैसे मछली का शिकारी घंटों डोर लटकाए अपने शिकार का इंतजार करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक समझदार मुजरिम अपने अच्छे वक्त के आने का इंतजार करता है।